गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललनकांत आप सबको अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास में हम लोग भारतीय इतिहास से शुरुआत किए हुए हैं और पहली ही लेक्चर में हमने बताया था इतिहास का परिभाषा कि मानव के बीते हुए काल के अध्ययन को हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो इति प्लस हास होता है। इति मतलब बीती और हास मतलब उसका अध्ययन करना, कि मानवीय इतिहास मानव के बीते हुए काल का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। गुजरा हुआ कल इसमें होता है, केवल पास्ट होता है, तो उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास को दोस्तों तीन कालखंडों में, इतिहास को ऐसे तो मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन प्राचीन भारत के इतिहास को पुनः तीन भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल दोस्तों हम बताए थे कि इतिहास के उस काल खंड को कहा गया है जिस काल खंड को जानने के लिए, जिस काल खंड के इतिहास को जानने के लिए केवल पुरातात्विक स्रोत हैं। दोस्तों, इतिहास को जानने के का दो ही स्रोत मुख्य रूप में माना गया है। एक तो पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है ऐतिहासिक स्रोत यानी कि साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत पहला और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में उत्खनन के दौरान जो जब खुदाई किया जाता है, बड़े बड़े इतिहासकार के संरक्षण में जब संभावित क्षेत्र में खुदाई किया जाता है तो वहां पर मानव के कंकाल मिले हैं। साथ ही उसके आसपास वो मानव जब जीवित रहे होंगे उस काल के दौरान उसके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं, शिलाखंड या फिर कुछ लिपि जो उनके द्वारा लिखने का प्रयास किया गया हो, या फिर किसी पत्थर पर लिखा गया कुछ पिक्टोग्राफिकल आकृति, तो इन सब का अध्ययन को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। साहित्यिक स्रोत में अगर पुस्तक में लिखा हुआ कोई स्रोत मिला है, कुछ मिला है, तो उसको साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तो दोस्तों, इतिहास को जानने के लिए कुल मिलाकर दो प्रकार के स्रोत होते हैं: एक पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास को हम बताए दोस्तों कि तीन भागों में विभाजित किया गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास के उस कालखंड को कहा गया है जिस कालखंड के अध्ययन जिस कालखंड के इतिहास के अध्ययन के लिए हमारे पास केवल पुरातात्विक स्रोत हैं, कोई भी लिखित साक्ष्य किसी प्रकार का नहीं है, तो उसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं कि जिस काल के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी हैं और लिखित साक्ष्य भी हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य जो मिले हैं उसे पढ़ा नहीं जा सका। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिला है, एक मोहर पर उसकी लिपि मिले हैं और उसको पढ़ने का प्रयत्न 1925 में किसी इतिहासकार द्वारा किया गया, लेकिन सफलता नहीं पाया गया। तो ऐसी लिपि मिली है जिसे पढ़ा नहीं जा सका। इस कारण इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि लिपि जो मिली उसको पढ़ा नहीं जा सका। यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल के लिए पुरातात्विक स्रोत भी हैं और लिखित साक्ष्य भी हैं, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। दोस्तों, ऐतिहासिक काल इतिहास के उस कालखंड को कहते हैं जिस कालखंड के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी हैं और साहित्यिक स्रोत भी हैं। तो इस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास को तीन कालखंडों में विभाजित किया गया, जो हमने बताया था आपको। पुनः जब प्राग ऐतिहासिक काल हम लोग शुरुआत किए तो प्राग ऐतिहासिक काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की काल अवधि 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक मानी गई है, और मध्य पाषाण काल की काल अवधि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक मानी गई है, और नवपाषाण काल की काल अवधि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक मानी गई है। तो इस प्रकार उस काल में संबंधित मानव के जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, साथ ही साहित्यिक स्रोत मिले हैं, उसके आधार पर इतिहासकारों ने इतिहास का सृजन किया है। पुरापाषाण काल में मानव जो थे आखेटक थे,
और खाद्य संग्रह, ये याद रखिएगा दोस्तों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरा पाषाण काल के मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक होते थे। मध्य पाषाण काल में तक आते आते उसी मानव के जो वंशज होते चले गए और इनका जीवन यानी कि पूरा पाषाण काल के मानव जो होते थे दोस्तों, वो आखेटक और खाद्य संग्राहक होते थे। साथ ही इसका कोई अस्थायी निवास स्थल नहीं होता था, ये विचरण करते रहते थे अथवा इसका जीवन घुमंतु था। तो पूरा पाषाण काल के मानव आखेटक यानी कि शिकार, आखेटक मतलब शिकार होता है दोस्तों, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक होते थे। मध्य पाषाण काल के मानव जो हो गए वो आखेटक और पशुपालक हो गए, जबकि नव पाषाण काल तक आते आते वही मानव जो है यानी कि मध्य पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं दोस्तों। यहाँ पर पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल आते आते जो मानव थे वो आखेटक और पशुपालक बन गए थे। साथ ही संक्रमण का दौर था, कुछ इसमें से अभी भी विचरणशील अवस्था में था, कुछ अस्थायी होके मोटा मोटी तौर पर अस्थायी होके रहने लगे थे, यानी कि पूरा पाषाण काल के तुलना में अस्थायी रहने लगे थे, पशुपालक हो गए थे, पशु पालने लगे थे। लेकिन नव पाषाण काल आते आते वही मानव खाद्य उत्पादक बन जाते हैं। ये तीन भिन्नता जो है तीनों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में तीन भिन्नता है। आग का आविष्कार अगर पूछा जाए तो दोस्तों, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल के मानव ने किया था, लेकिन आग का नियमित प्रयोग करना किस काल के मानव ने सीखा, तो वो मध्य पाषाण काल के मानव ने सीखा था। साथ ही पहिए का आविष्कार करना जो है वो जो है नव पाषाण काल के मानव द्वारा सीखा गया था। पहिए का आविष्कार करना, तांबे का आविष्कार नव पाषाण काल में हो चुका था, इस कारण नव पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। कई जगहों से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो ये था। इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े, क्योंकि इसी काल के दौरान यानी कि प्रागैतिहासिक काल के दौरान ही इतिहास की घटनाएं घटित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल जो माना गया है दोस्तों सभी इतिहासकार द्वारा, साथ ही एनसीईआरटी द्वारा भी 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। फिर हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़े जिसका कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है दोस्तों। 1700 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। उसके बाद 200 साल तक भारत में किसी भी प्रकार का इतिहास देखने को नहीं मिलता है। एक अंतराल देखा जाता है, जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश से लेकर ये वैदिक सभ्यता की स्थापना करने तक किसी भी सभ्यता का यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। किसी भी प्रकार का सभ्यता का इतिहास यहाँ पर वर्तमान इतिहास में देखने को नहीं मिलती है। तो वैदिक सभ्यता को हम पूरी तरह अच्छे से बताए दोस्तों। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो कार्यकाल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल जो है वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मानी गई है। तो ये हम पूरी तरह अब बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। जो दोस्त हमें फॉलो कर रहे हैं वो यूट्यूब पर जाकर आस्था जीएस रिसर्च सेंटर अगर आप सर्च करते हैं तो भूगोल के, तो विश्व भूगोल के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथ ही अभी वर्तमान में 3 या 4 वीडियो जो इतिहास के डाले हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिसे आप पढ़कर इतिहास, भारतीय इतिहास के बहुत अच्छे ज्ञाता बन सकते हैं। तो अब जो है आज कंक्लूजन क्लास है, वैदिक सभ्यता का आज कंक्लूजन क्लास है। इसके बाद हम लोग आगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, फिर महाजनपद पढ़ेंगे, फिर मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग तिथिवार क्रोनोलॉजिकली यानी कि कालक्रम के हिसाब से अनुसार पढ़ते चले जाएंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। मैं फिर से एक बार आप लोगों को अपने चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं। आज कंक्लूजन क्लास है दोस्तों। ये वैदिक सभ्यता है, इसका परिचय अगर देखा जाए तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी गई है, और उत्तर वैदिक काल के बारे में बोला गया है दोस्तों कि 800 ईसा पूर्व के लगभग में लोहे की खोज की गई थी। वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल के लोगों की ये महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि आग की, ये लोहे की खोज कर ली गई, और 1000 ईसा पूर्व आते आते लोहे का व्यापक पैमाने पर
यानी कि बहुत ही अच्छे तरह से वहां के लोग उसका उपयोग करने सीख गए। राजा के पास जहां लोहे के बने हुए मजबूत हथियार आ गए और उसकी सेना सशक्त हो गई, वहीं कृषि के लिए मजबूत कृषि कार्य के लिए मजबूत कृषि उपकरण किसानों को मिला, जिससे समाज में एक प्रकार की क्रांति आई। और जिस जाति व्यवस्था का शुरुआत यहाँ पर यानी कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत पूर्व वैदिक काल में कर्म के आधार पर किया गया था, वही जाति व्यवस्था उत्तर वैदिक काल आते आते जन्म आधारित हो जाती है, अथवा ब्राह्मण का पुत्र अब ब्राह्मण बनेगा, यानी कि गर्भ में ही वो ब्राह्मण बन जाते थे, जो कि वैदिक सभ्यता का सबसे बड़ा डिमेरिट माना जाता है। इसके निर्माता जो थे दोस्तों वैदिक सभ्यता के, वो आर्य माना गया। आर्य संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। किस आधार पर? तो भाषा के आधार पर। तो ये इसका कंक्लूजन है। सप्त सिंधु जो है, सप्त सिंधु प्रदेश जो है, ये किन किन नदियों को माना जाता है? सप्त सिंधु के अंतर्गत गंगा, जमुना, सरस्वती आते हैं। और उसके बाद गंगा, जमुना, सरस्वती, साथ ही सिंधु नदी तो आएगा ही। और उसके बाद इस तरफ गोकान याद रखिएगा, है ना। गोकान, गोकान यानी कि गोदावरी, कृष्णा, इसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो आती है, तो उसमें कृष्णा नहीं आता है, गोदावरी और कावेरी आती है, साथ ही नर्मदा। ये 7 नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, सिंधु और नदी। इसको सब सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो एक फलती फूलती हुई उस समय के नगरी सभ्यता थी, तो किसी सभ्यता का के सारे लोग एक बार में किसी कारण नहीं मर जाएंगे, समाप्त नहीं हो जाएंगे पूरी तरह। तो इतिहास जो रहा है दोस्तों, जो जिन वर्ग का वर्चस्व रहा है, उनके समाज में जो राज करने वाले, जिनका शासन व्यवस्था था, तो उनको किसी नए राजा ने पदस्थ कर दिया, अपनी सभ्यता की स्थापना, अपनी संस्कृति की स्थापना की थी। यही हुआ होगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ भी, क्योंकि वैदिक लोग जो वैदिक आर्य जो थे, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य माने गए। आर्य जो मध्य एशिया और ईरान के रास्ते भारत आए थे, और यहाँ आकर उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया और अपनी सभ्यता वैदिक सभ्यता की स्थापना की। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले ही वैदिक सभ्यता की खोज की जा चुकी थी, क्योंकि इसके पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ इनके साहित्यिक साक्ष्य भी हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की जब तक स्थलों की खोज नहीं की गई थी, उसके पहले भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता को ही माना जाता था। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई तथा उसे इतिहास में स्थान दिया गया, तब से लेकर आज तक सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यता, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी गई है। दोस्तों ऋग्वेद में ये सप्त सिंधु नदी है। इन्हीं प्रदेशों में जो है आर्य सबसे पहले आके बसे और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को समाप्त किया और अपनी सभ्यता की स्थापना की। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, सिंधु और नर्मदा, ये 7 नदियां को सप्त सिंधु नदी कहा जाता है। ऋग्वेद का सर्वाधिक पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती थी। ऋग्वेद की दोस्तों सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। सिंधु नदी का 30 से अधिक बार उल्लेख किया गया है। जमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और गंगा नदी का 1 बार। ऋग्वेद कालीन नदियां एवं उसके आधुनिक नाम। ऋग्वेद कालीन जो नदियां थी दोस्तों, और उसे अभी वर्तमान में हम लोग किस नाम से जानते हैं, आइए देखते हैं। वितस्ता को हम लोग झेलम के नाम से जानते हैं, वितस्ता को झेलम के नाम से जानते हैं। विपाशा को व्यास के नाम से जानते हैं। व्यास नदी जो है उसको ऋग्वेद में विपाशा कही जाती है। पुरुषनी को रावी नदी कहा जाता है। दृष्टद्वती को घग्गर नदी कहा जाता है, अथवा इसके चौतांग नदी भी, घग्गर या चौतांग नदी भी कहा जाता है। कुंभ को कुर्रम नदी अभी वर्तमान में कहा जाता है, जबकि कुर्रम जो है ऋग्वेदिक काल में कुंभ कहा जाता था। कुंभा को काबुल, सदानीरा को गंडक, अस्तिनी जो है उसका वर्तमान नाम, आधुनिक नाम जो है चिनाव है। सतुद्री को हम लोग सतलज के नाम से जानते हैं। गोमल को गोमती नदी, और मरुद वृद्धा को तमरुवर्मन,
मरुद्वृदा को कमरू निर्मल, सिंधु को सिंध, फिर सिंधु को जो है अभी वर्तमान में सिंध, पाकिस्तान में ये पूरी तरह भी बहती है, इसको दरियाए सिंध बोला जाता है पाकिस्तान में उर्दू भाषा में। सरस्वती को घग्गर, सुषमा को मोहन नदी, सुषमा को वर्तमान में मोहन नदी, और सुवास्तु को स्वात नदी अभी वर्तमान में हम लोग कहते हैं। इसको एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा, पूरी तरह मेमोराइज हो जाएगी। संपूर्ण वैदिक काल के दौरान लोगों ने किसी भी प्रकार का मंदिर का निर्माण नहीं किया और न ही किसी प्रकार की मूर्ति की पूजा की थी, मतलब कि किसी भी प्रकार का मंदिर या किसी भी प्रकार का मूर्ति पूजा का यहाँ पर उल्लेख देखने को नहीं मिलता है, चाहे खुदाई के दौरान या फिर किसी साहित्य में, यानी कि साहित्यिक स्रोत के माध्यम से भी मंदिर अथवा मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। कुछ दर्शन है दोस्तों, और उसके प्रवर्तक कौन थे आइए देख लेते हैं। यहाँ दर्शन है, उसके प्रवर्तक हैं चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक थे, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे, सांख्य दर्पण के कपिल थे, महर्षि कपिल जिसको बोलते हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे, महर्षि गौतम, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी थे, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बदरायन थे, और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद को माना जाता है। एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग वैदिक सभ्यता आज का क्लास नहीं भी लेते तो चलता, लेकिन ये एक मेमोराइज क्लास है और कंक्लूजन क्लास कह सकते हैं इसको। तो ये था आज का क्लास दोस्तों। व्यू बहुत कम आ रहा है, क्लास को आप लोग देखा कीजिए, जरूर देखिए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तो ये था आज का क्लास, कंक्लूजन क्लास। उसके बाद हम लोग कल यानी कि 16 तारीख को 16 जून को हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ेंगे, और इस प्रकार हम लोग इतिहास को कालक्रम के अनुसार काफी विस्तृत तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों मैं पूरे विश्वास के साथ बताना चाहूंगा कि अगर हमारे द्वारा बताया गया पढ़ाया गया इतिहास अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके ऐसे मेमोराइज हो जाएगा कि कभी नहीं भूल पाएंगे, और इतिहास से आने वाले एक भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आपसे नहीं छूटेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो ये था दोस्तों आज का क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अन्य दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि हमारा ये इनोवेटिव जो है आस्था जीएस रिसर्च सेंटर के का ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्तों तक जाए, इसका लाभ उठाए। फ्री में दोस्तों हम क्लास भी फ्री है और पीडीएफ भी फ्री में उपलब्ध कराते हैं। हमें फ़ोन कीजिए 7004960735 पर, तो आपको पीडीएफ भी हम व्हाट्सएप के माध्यम से आपको संबंधित वीडियो का सभी पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे, जिससे आपकी समय बचत होगी। वीडियो देखकर अगर नोट बनाते हैं तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है, पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देंगे तो आपका समय बचेगा। तो ये था आज का क्लास दोस्तों, इसी के साथ मैं क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूँ। मिलेंगे अगले क्लास नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट अगेन।